हेलो एवरीवन, अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 7.1। इसकी स्टेटमेंट, मेरे पास एक लाइट बल्ब है, इज रेटेड एट 100 वाट। रेटेड का मतलब पावर होती है, तो इस बल्ब की पावर मेरे पास कितनी गिवन है, 100 वाट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई। तो इसमें मैं जो वोल्टेज की वैल्यू वो भी गिवन है 220 वोल्ट सप्लाई। अब देखिए, जो मेरी वोल्टेज होती है उसको हम कहते हैं VRMS। क्लियर? तो VRMS रूट मीन स्क्वेयर। क्लियर? RMS की फुल फॉर्म रूट मीन स्क्वेयर। सो दिस इज अ मीन वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन अ सर्किट। तो RMS वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे देखिए, हमने पहले चैप्टर्स में DC करंट के बारे में ही पढ़ा है। सो RMS रिलेशन इस्टाब्लिश करता है बिटवीन DC करंट एंड AC करंट। तो कोई भी स्टेटमेंट में आपको करंट या वोल्टेज की वैल्यू गिवन होगी वो RMS ही होगी, चाहे वो लिखें चाहे ना लिखें। तो इसको एक देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस AC पावर इन द सेम फॉर्म एज DC पावर। ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था। सो देखिए, DC पावर में मेरे पास फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्र आर। क्लियर? अगर यहाँ पे मेरे पास I RMS में होगा तो ये फार्मूला मेरे दोनों के लिए वैलिड है, AC करंट के लिए भी और DC करंट के लिए भी। ठीक है, तो RMS अ स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट इज डिफाइंड एंड यूज्ड इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर, और इफेक्टिव करंट सिंपली आप कह सकते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय IRMS, और सिंपली आप आई से भी कह सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं कि IRMS की वैल्यू कैसे दिखती है इन फिगर, तो आपको ज़्यादा समझ आ जाए। मान लीजिए मेरे पास एक करंट का ग्राफ है जो साइन ग्राफ को फॉलो कर रहा है, तो इसे साइनोसॉइडल ग्राफ भी कह देते हैं। क्लियर? सो देखिए, अब ये मेरे पास आई है। क्लियर? इसे कहते हैं IRMS। तो ये वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम यूज़ करते हैं IM फॉर मैक्सिमम वैल्यू। इसे हम वर्ड्स में क्या कहते हैं, पीक वैल्यू। तो आपको यहाँ से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा इस ग्राफ से। इसी तरह हम वोल्टेज के लिए भी यही टर्म्स यूज़ करते हैं, RMS वैल्यू विद द पीक वैल्यू हम VM से डिनोट करते हैं। वो किसके इक्वल होती है, √2 इंटू VRMS के। क्लियर? जो मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ में आएगी। जैसे जो करंट का ग्राफ था, अगर मैं वोल्टेज का ग्राफ भी इन फेस बना लूँ, ठीक है, तो ऐसा मेरा वोल्टेज का ग्राफ आएगा। क्लियर? तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी मेरी VM, एंड इसी तरह मेरी कोई एवरेज वैल्यू होगी जिसे हम कहते हैं VRMS। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह हम करंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। सो लेट माई IM मैक्सिमम करंट √2 अपॉन सिंपली आई या RMS। क्लियर? तो ये आपको फार्मूले याद रखने हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, आपको इनमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए पहले सॉल्व करने से, इसलिए पहले मैं हम बेसिक कवर किया है। ए पार्ट में मेरे पास क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। मुझे गिवन क्या है, वोल्टेज एंड पावर। तो मुझे पावर के फार्मूले मालूम है, P इज इक्वल टू VRMS IRMS। ठीक है, और इसका सेकंड फार्मूला IRMS का स्क्वायर एंड R इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर अपॉन सिंपली R। ठीक है, अगर मैं RMS ना भी लिखूं तो भी चल जाएगा, तो आपको समझाने के लिए अभी मैंने लिखा हुआ है। सो मुझे गिवन क्या है, P की वैल्यू एंड V की वैल्यू। सो P, V की वैल्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे आई है, मुझे क्या फाइंड करना है, R। तो दिस इज माई चूजन फार्मूला। सो मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू VRMS का होल स्क्वायर अपॉन R। तो मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो माई R कम्स आउट VRMS का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सिंपली। सो V की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 220। सो 220 में 2 बार लिख लूँगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा अपॉन P 100 वाट। तो ये 100 था, 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया। अब मेरे पास ऊपर क्या बचा, सिर्फ 22 इंटू 22, तो ये मेरे पास आ जाएगा 484 ओम। सो दिस इज आवर रेजिस्टेंस। अब बी पार्ट में मुझे क्या पूछा गया है, पीक वोल्टेज। ठीक है, पीक वोल्टेज जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, ये देखिए। सो पीक वोल्टेज का बड़ा इजी फार्मूला है। सो V मैक्सिमम से हम इसे डिनोट कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू √2 इंटू VRMS। सो √2 की वैल्यू हमें मालूम है 1.414 इंटू VRMS 220 वोल्ट। ये मेरा कितना आ जाएगा, 311 वोल्ट। जैसे यहाँ पे भी ने सॉल्व करके बताया हुआ है कि मोस्टली हमारी सप्लाई 220 वोल्ट ही होती है। सो अब ये मेरा बी पार्ट भी हो गया। सो अब सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में मुझे फाइंड करना है RMS करंट थ्रू द बल्ब। सो ये दिस माई फार्मूला, ये फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। सो मुझे मालूम है सी पार्ट के लिए P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। तो मुझे फाइंड क्या करना है, IRMS। सो IRMS इज इक्वल टू P अपॉन VRMS। सो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर देता हूँ। सो P की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 100, V की वैल्यू 220। सो 0 से 0, अब 10 डिवाइडेड बाई 22, इट्स कम्स आउट 0.45 एम्पियर। सो ये मेरे पास आ गई वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर करंट की। ठीक, सो इसे हम एक और फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, लाइक
मुझे मालूम है IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन रजिस्टेंस। सो V की वैल्यू 220, R की वैल्यू हमने फाइंड करी 484, इसे मैं सॉल्व करूँगा, ये भी मेरे पास आ जाएगा 0.45 एम्पियर। अब इस क्वेश्चन में हमें एक टर्म नहीं पूछेगी पीक करंट, तो यहाँ से मैं आई मैक्सिमम पीक करंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। सिंपली IRMS को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ √2 से, तो मेरे पास पीक वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 7.2। इसकी स्टेटमेंट, अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो मेरे पास एक प्योर इंडक्टर है, क्लियर, और इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है AC सोर्स के साथ, जिसकी वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, एंड एक कंडीशन भी दी हुई है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज़ 50 हर्ट्स। जो इस AC सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है 50 हर्ट्स। सो सबसे पहले हम एक वर्ड देखते हैं यहाँ पे, प्योर इंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमें इंडक्टर नहीं कहा गया, प्योर इंडक्टर कहा गया है। देखिए, जो प्योर इंडक्टर है वो क्या होता है, वो एक थ्योरेटिकल आइडिया है। एक्चुअल में कोई भी इंडक्टर प्योर कंडक्टर नहीं होता। माना जाता है कि जो प्योर कंडक्टर है उसमें सिर्फ मेरे पास इंडक्टेंस होगी, क्लियर, और कोई अदर रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, इंडक्टेंस मतलब जैसे स्टेटमेंट में हमें कहा गया है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसे इस वर्ड से भी हम जानते हैं। तो नो अदर रेजिस्टेंस का मतलब है कि जैसे यहाँ पे कोई भी हीट जनरेट नहीं होती, लाइक आइडियल केस। ठीक है, हमें मालूम है जहाँ भी करंट होगा, वेयर देयर इज करंट देयर इज हीट आल्सो, बट फॉर अ प्योर इंडक्टर हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रही। सो जो मेरे करंट के कारण इस इंडक्टर में रेजिस्टेंस आ रहा है उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या काम करता है, ये मेरे करंट को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। जैसे अदर रेजिस्टेंसेस होते हैं वो किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को या करंट को हीट में। ठीक है, तो यहाँ पे हीट जनरेट नहीं हो रही। तो यहाँ पे माना जा रहा है इस केस में कि जितना भी करंट है वो सारा का सारा यूज़ हो रहा है मेरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में इन दिस इंडक्टर। सो दिस इज अ थ्योरेटिकल आइडिया। तो अब देखते हैं मेरे पास क्या क्या गिवन है। देखिए, सबसे पहले मेरे पास इंडक्टेंस गिवन हो गई, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। माई कैपिटल एल हमें गिवन होगी 25 मिली हेनरी। सो मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 × 10⁻³ हेनरी, बिकॉज हेनरी इज SI यूनिट, क्लियर। एंड सेकंड थिंग, मुझे वोल्टेज गिवन है, कौन सी वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज या रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ये कितनी है 220 वोल्ट, क्लियर। ये सभी क्वेश्चन में मेरे पास 220 वोल्ट ही होगी। अगर कई बार एग्जामिनर इसको ना भी दे, ठीक है, तो आपको अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो आप 220 वोल्ट अज्यूम कर लीजिए। ठीक है, साथ में लिख लीजिए अज्यूम्ड। अब हमें फाइंड क्या करना है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं XL से, वो रेजिस्टेंस जिसके कारण मेरा करंट मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें ये फाइंड करना है। एंड हमें क्या फाइंड करना है, RMS करंट मतलब करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और इफेक्टिव करंट कह सकते हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, ओमेगा इंटू कैपिटल L। सो ओमेगा इज आवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला 2πf फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, क्लियर। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। तो कहा गया है, देखिए AC सोर्स कनेक्टेड है 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी के साथ। देखिए, दो तरह की फ्रीक्वेंसीज यूज़ होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 50 हर्ट्स और 60 हर्ट्स। ठीक है, इन इंडिया हम हमेशा ही 50 हर्ट्स यूज़ करते हैं। हालांकि 60 हर्ट्स ज़्यादा इफेक्टिव है जब हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और जो ज़्यादा हैवी अपरेटसेस हैं या इक्विपमेंट्स हैं उसे चलाने के लिए। ठीक है, बट 50 हर्ट्स के अपने फ़ायदे हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ईजी है, और लो पावर एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा सेफ माना जाता है। सो इसे हम डिनोट करते हैं F से। तो यहाँ पे मेरा F कितना आ गया, 50 हर्ट्स। तो ये भी हमें गिवन है, एंड L। तो यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 × 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी 50, L की वैल्यू 25 × 10⁻³ तो इसे सॉल्व करें। सो माई XL विल कम आउट 7850 × 10⁻³ इसे फर्दर मैं साइंटिफिक फिगर्स में लिखूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 785 ओम। ठीक है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, दिस इज आल्सो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी यूनिट्स भी क्या आएंगी, ओम। तो दिस इज आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट, इंडक्टिव रिएक्टेंस का हमें आंसर मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, IRMS इफेक्टिव करंट और रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू। तो ये वेरी सिंपल है, हमें मालूम है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, क्लियर। सो वोल्टेज हमें VRMS अपॉन रेजिस्टेंस, इस केस में मेरे पास क्या है XL। सो VRMS की वैल्यू 220 वोल्ट अपॉन XL अभी हमने निकाला है 7.85 ओम। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 220 को 7.85 से, तो
तो ये मेरे पास आ जाएगा 28 एम्पियर। सो दिस इज आंसर्स ऑफ आवर सेकंड पार्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 7.3 इसकी स्टेटमेंट। अ लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर, प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शंस। तो हमारे पास ये अब लैंप आ गया, लैंप बल्ब, और ये रहा मेरा कैपेसिटर। इसको मैंने कनेक्ट करना है अब डीसी सोर्स के साथ। तो पहली फिंगर ये आ गया मेरा डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया एंड एसी सोर्स के साथ। तो सेकंड फिंगर में मैं अपने कैपेसिटर और बल्ब को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे क्या क्या फाइंड करना है, ऑब्जर्व क्या करना है, व्हाट हैपन इन ईच केस। दोनों केसेस में क्या होगा, इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस। तो कैपेसिटी अगर मैं इसकी रिड्यूस कर रहा हूँ कैपेसिटर की, तो मेरे पास क्या क्या ऑब्जर्व करने को दिखेगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ डीसी सोर्स। सो डीसी सोर्स में मेरे पास एक बैटरी कनेक्टेड है। सो दिस इज माय पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज माय नेगेटिव टर्मिनल। तो इन डीसी सर्किट जो मेरा कैपेसिटर है, सो दिस इज प्लेट जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये पॉजिटिवली चार्ज होने लग जाएगी। तो जो मेरे पास राइट हैंड प्लेट है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज होने लग जाएगी। क्लियर। आफ्टर सर्टन टाइम, मतलब ये टाइम बहुत शॉर्ट होता है, वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, ये फुली चार्ज हो जाएगा। व्हेन इट फुली चार्ज, जब ये फुली चार्ज हो गया तो ये करंट को ब्रेक कर देगा इस सर्किट में। तो जो हमारा बल्ब है या लैंप है वो ग्लो नहीं कर पाएगा। क्लियर। तो ये सिर्फ बहुत छोटे टाइम, वो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए ही ग्लो करेगा। जैसे मेरा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये सर्किट में करंट को ब्रेक कर देगा। क्लियर। जैसे ये फुली चार्ज हो गया नेगेटिव, क्लियर, तो यहाँ पे मेरे पास फुली चार्ज हो गया पॉजिटिव, तो ये आपस में एक दूसरे को अब चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा, क्योंकि ये कैपेसिटर मेरा फुली चार्ज हो चुका है। तो वो चाहेगा नहीं कि अब ये चार्ज फ्लो हो। क्लियर। तो मेरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो मेरा जो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। इवन मैं कैपेसिटर्स को रिड्यूस भी कर दूं, ठीक है, तो भी मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरा सर्किट में ये लैंप नहीं जलेगा। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। जब मैं इसे एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ अपने कैपेसिटर और बल्ब को, देखिए एसी सोर्स क्या होता है, अल्टरनेटिंग सोर्स। तो इसकी आपको एक फिगर बना के दिखा लेता हूँ साइनोइडल ग्राफ की। तो एसी सोर्स को हम अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ग्राफ की मदद से, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मीन दिस इज माई जीरो वैल्यू, दिस इज माई पीक वैल्यू, पॉजिटिव पीक कह लो आप, यहाँ पे मेरे पास आएगी नेगेटिव पीक वैल्यू। क्लियर। सो माई साइनोइडल ग्राफ फॉलोज लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इस ग्राफ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मेरा एसी सोर्स है इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। देखिए पहले मेरा करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम करंट आ जाएगा, जिसे हम आई एम से डिनोट करते हैं मैक्सिमम करंट। एंड आफ्टर डैट ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस पॉइंट पे आके ये ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, कम्प्लीटली ज़ीरो। अब इसके बाद ये नेगेटिव रीजन स्टार्ट हो जाएगा इसका, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मीन्स जब ये डायरेक्शन चेंज कर गया। क्लियर। सो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव मैक्सिमम आ जाएगा, मैक्सिमम के बाद ये फिर डिक्रीज करने लग जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा, इसके बाद ये फिर डिक्रीज करने जाएगा, फिर ये यहाँ पे जीरो पे हो जाएगा, फिर ये आगे इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। सो देखिए एसी सोर्स क्या होता है, वो अल्टरनेटिव सोर्स होता है, वो अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहता है। सो मान लो ये टर्म मेरे पास क्या आ गया, पहले पॉजिटिव फॉर दिस साइकिल, ठीक है, जो आपको यहाँ के बनाया फर्स्ट साइकिल, तो ये मेरे पास नेगेटिव होगा। क्लियर। जैसे ही यहाँ पे ज़ीरो होगा तो यहाँ पे एकदम करंट की वैल्यू रुक जाएगी। ठीक है, जैसे ही ज़ीरो हुआ तो इसने करंट की वैल्यू रोक दी सर्किट में, तो यहाँ से अब ये वापस मेरा फ्लो करने लग गया नेगेटिव डायरेक्शन में, और आफ्टर डैट स्टेज 2 पे ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। क्लियर। तो ये मेरी पोलैरिटी चेंज होती जा रही है, तो जो मेरी पोलैरिटी चेंज हो जा रही है वो कैपेसिटर को कभी भी फुली चार्ज नहीं होने देगी। क्लियर। मान लीजिए फर्स्ट केस में मैंने कहा था ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। क्लियर, पॉजिटिव नेगेटिव फर्स्ट केस में। क्लियर। तो ये पॉजिटिव चार्ज होएगा, ये नेगेटिव चार्ज होएगा। आफ्टर सम टाइम जैसे ये चार्ज होने लगा, अभी इसने कंप्लीट चार्ज होना ही था, तो अचानक मेरा करंट जीरो हो गया, जीरो हुई तो इसके पास आगे ना ही पॉजिटिव आ रहा है ना ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये फुली चार्ज नहीं होगा, वहीं रुक गया, एंड तभी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, मतलब अब ये पॉजिटिव बन गया तो ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल बन गया, ऐसे ये पॉजिटिव बना था ये नेगेटिव बना था, तो अब करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो करने लग जाएगी। सो इलेक्ट्रॉन मेरे वापस घूम के इधर को आ जाएंगे, तो ये कभी भी मेरा कैपेसिटर है वो फुली चार्ज नहीं हो पाएगा। तो इसमें मेरे पास सर्किट कभी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि मेरा कैपेसिटर कभी भी चार्ज नहीं हो पा रहा। क्लियर। तो यहाँ तक हमने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे पास जो सर्किट है वो कभी ब्रेक नहीं होगा, तो जो मेरा लैंप है वो ग्लो होता रहेगा। अब सेकेंड पार्ट, सो हमें मालूम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/ωc। सी हेयर इज आवर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसे हम डिनोट करते हैं XC से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को। क्लियर। सो अब मुझे एक फार्मूला भी मालूम है
क्लियर। जैसे मैं कह सकता हूँ आई करंट इफेक्टिव या आर रूट मीन स्क्वायर करंट किसके इक्वल होता है, वी आर एम एस अपॉन रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस इन केस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है हमारा, कैपिटेटिव रिएक्टेंस, ये हमारा रजिस्टेंस होता है एक्सी। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करें। सो माई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन, यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ एक्सी की 1 अपॉन ओमेगा सी। तो इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए 1 अपॉन ओमेगा सी क्रॉस मल्टीप्लाई करे से इधर आ गया वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, ऐसे हो जाएगा। अब मैं रेसिप्रोकल कर दूं बोथ साइड्स, तो ओमेगा सी इज इक्वल टू आई आर एम एस अपॉन वी आर एम एस। क्लियर। अब ये मेरा सी क्या है, कैपेसिटेंस, तो मुझे कैपेसिटेंस चाहिए था इन रिलेशन विद करंट। तो यहाँ से मैं एक बात कह सकता हूँ, माई कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या कह सकते हैं इफेक्टिव करंट। सो मैं कह सकता हूँ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरा किसके आ जाएगा, आर एम एस के। क्लियर। सो दिस इज आवर रिलेशन जो कैपेसिटेंस और करंट में बता रहा है। देखिए अब अगर मैं कैपेसिटेंस को बढ़ाऊंगा तो मेरी करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी इन सर्किट, तो मेरा लैम्प ब्राइटली ग्लो होगा। क्लियर। सो मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। अब हमें केस डिस्कस करना है जब इसकी कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाए। मान लीजिए मेरी कैपेसिटेंस रिड्यूस होगी तो मेरा करंट भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर मेरा करंट भी रिड्यूस हो जाएगा तो मेरा बल्ब क्या करेगा, कम ग्लो करेगा। ठीक है, शाइन लेस ब्राइटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 7.4। इसकी स्टेटमेंट में मेरे पास एक 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है। सो फैरेड इज ऐसा यूनिट, तो ये बन गया 15 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। ये कनेक्ट किया हुआ है हमने 220 वोल्ट सप्लाई और इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमें 50 हर्ट्ज। हमें क्या क्या फाइंड करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। करंट में हमें आरएमएस करंट भी फाइंड करना है एंड पीक करंट भी इन द सर्किट। एंड नेक्स्ट हमें कंडीशन दी हुई है, इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, अगर फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो हमें बताना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट में क्या क्या चेंजेस होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कैपेसिटेंस गिवन है, से कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। 15 माइक्रोफैरेड जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, फैरेड इज ऐसा यूनिट, तो ये हो गया 15 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। तो देखिए हमें वोल्टेज भी दी है, तो जो वोल्टेज गिवन होती है वो आरएमएस होती है, ये भी आएगी 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी हमें दी है 50 हर्ट्ज, तो हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सबसे पहले। इसका फार्मूला होता है 2πf और सभी वैल्यूज हमें गिवन है। सो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो इसका आंसर आता है 314 रेडियन पर सेकंड। देखिए ज़्यादातर केसेस में मेरे पास वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी यही होगी 220 एंड 50 हर्ट्ज, तो आप इसको सीधा भी याद रख सकते हैं। ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 314 रेडियन पर सेकंड, ताकि आपकी कैलकुलेशन तेज हो सके। क्लियर। तो हमें फाइंड क्या करना था, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस, IRMS एंड आई मैक्सिमम, और कह सकते हैं पीक करंट। क्लियर। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का हमारे पास फार्मूला होता है XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी। देखिए ओमेगा की वैल्यू हमने भी निकाली थी 314 रेडियन पर सेकेंड, एंड कैपेसिटेंस की वे वैल्यू हमें गिवन है 15 इंटू 10⁻⁻6। तो देखिए जो मेरा 10⁻6 से ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस इज पॉजिटिव। और अब मेरे पास क्या बच गया, 314 इंटू 15, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4710। क्लियर। यहाँ से एक जीरो से ऊपर कटेगी तो ऊपर बचेगा 5, तो इसे सॉल्व करते हैं आगे। सो XC इक्वल टू 1 2 3 4 5 जीरो से ऊपर आ गई, नीचे कितना आ गया 471। तो इसे सॉल्व करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 212.31 ओम। तो इसे मैं राउंड अबाउट करके लिख लूँ, सो इट इज़ 212 ओम। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर। नाउ हमें क्या फाइंड करना था, IRMS। सो इसका फार्मूला वेरी सिंपल है, इसका फार्मूला होता है VRMS अपॉन XC। तो VRMS हमारे पास कितना है 220, XC अभी हमने निकाला है 212। इसे मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.0377। तो इसे भी अगर मैं राउंड अबाउट करके लिख लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 103 को राउंड अबाउट करें तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। सो दिस इज आवर आंसर सेकंड। तो पीक करंट निकालने के लिए हमें फार्मूला मालूम है, पीक करंट IM मैक्सिमम, सो √2 इंटू IRMS। सो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। √2 की वैल्यू हमें मालूम है 1.414, IRMS की वैल्यू हमने अभी निकाली है इंटू 1.04। इसे हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.47 एम्पियर। सो दिस इज आवर थर्ड आंसर। अब हम नेक्स्ट हमारी कंडीशन देखते हैं, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। जब हमारी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी तो हमें बताना है हमारे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट के साथ क्या होगा। क्लियर। ये काफ़ी ईजी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें मालूम है फार्मूला
एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी था। क्लियर। अब एट 100 फ्रीक्वेंसी में निकाल लेता हूँ। ठीक है, एट 100 फ्रीक्वेंसी जो मेरा ओमेगा है वो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है तो ये तो मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी डबल हो जाएगी। क्लियर। तो ये टर्म 1/ओमेगा सी हमने निकाला हुआ है। कितना आया था हमारे पास ये 212 ओम। सो सिंपली 212 डिवाइडेड बाई 2, ओम इसकी यूनिट थी। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 106 ओम। जो हमारा रेजिस्टेंस है जिसे हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कितना हो जाएगा हमारा हाफ एट 100 फ्रीक्वेंसी और आप कहते हैं डबल फ्रीक्वेंसी। देखिए अब इससे मेरा रेजिस्टेंस हाफ हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने से मेरा जो सिस्टम है वो मोर एफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह हम करंट देख लेते हैं। सो हमने करंट IRMS निकाला था, वो कितना आया था मेरे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग VRMS अपॉन XC। अब देखिए जब मेरा XC ही हाफ हो गया, क्लियर, सो हाफ XC मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ एट 100, तो ये मेरा XC कितना हो जाएगा हाफ डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, 1/2 मेरा XC हो गया एट 100 पे। सो इसे मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये मैं आ जाएगा 2 VRMS अपॉन XC। क्लियर। सो ये टर्म भी हमने निकाली हुई है। क्लियर। IRMS में ये इसकी वैल्यू कितनी थी 1.04, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1.04 2.08 एम्पियर। सो अब यहाँ से देख सकते हैं मेरी करंट की वैल्यू क्या होगी डबल। मैक्सिमम करंट है या पीक करंट है वो भी कितना हो जाएगा डबल। सो माई मैक्सिमम करंट एट 100 फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डबल दैट ऑफ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो हमारा था 50 फ्रीक्वेंसी पे। क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 7.5। इसकी स्टेटमेंट में मेरे पास एक बल्ब गिवन है एंड ओपन इंडक्टर गिवन है। ये बोथ आर कनेक्टेड इन अ सीरीज और फिगर के अकॉर्डिंग हमारे पास AC पावर सप्लाई है और एक की गिवन है यहाँ पे। तो हमें फाइंड क्या करना है कि पहले हम इस सर्किट को ऐसे ही चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है तो मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, मतलब यहाँ स्विच क्लोज किया और मैंने नोट किया कि बल्ब कितनी इंटेंसिटी से ग्लो कर रहा है, कि कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ठीक है, आइडिया सा ले लिया हमने। उसके बाद एग्जामिनर हमें कह रहा है कि जो ये मेरा ओपन इंडक्टर है इसमें हम अब क्या कर रहे हैं, एक आयरन रॉड को इंसर्ट कर रहे हैं बीच में यहाँ लाइक दिस। ठीक है, यो इस फिगर में आपको दिख रही होगी लाइक दिस। क्लियर। तो उसके बाद मैं जब स्विच क्लोज करूँगा, जब दोबारा सर्किट को इसको ऑन करूँगा तो मुझे बताना है कि ग्लो ऑफ लाइट बल्ब इंक्रीज़ करेगा, बी पार्ट में पूछा है डिक्रीज़ करेगा, जहाँ वो अनचेंज रहेगा। ठीक है, जब हम आयरन रोड प्लेस करेंगे इनसाइड अ इंडक्टर। तो गिव योर आंसर विद रीजंस, हमें आंसर बताना है विद रीजन। तो सबसे पहले हमारे पास LR सर्किट आ गई इन सीरीज, AC पावर सोर्स आ गया, की आ गई। तो इसका आंसर हमें क्वेश्चन में गिवन है इन थ्योरी। क्लियर। तो अब पहले हम इसका मैथमेटिकल रीजन देख लेते हैं थ्योरी का, सो हम बाद में इस थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए इस डायग्राम में पहले मैं IRMS जो आप कह सकते हैं इफेक्टिव करंट देख लेता हूँ कितना है। क्लियर। सो माई IRMS हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, VRMS वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, पूरे सर्किट का LR सर्किट है तो Z इम्पीडेंस से हम डिनोट कर लेते हैं। तो हमें मालूम है VRMS अपॉन Z की वैल्यू क्या आ जाएगी √R² प्लस XL², रिएक्टिव इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा VRMS अपॉन √R² प्लस ω/L का होल स्क्वायर। ठीक है, वेयर L इज आवर इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर। क्लियर। सो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया IRMS जो आप कह सकते हैं इफेक्टिव करंट का। सो इसी फॉर्मूले पे बेस हम इसका आंसर देंगे। मैं फिर बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ ये रह गया मेरा इंडक्टर। क्लियर। और ये मेरे पास आ गया बल्ब। हमें बल्ब में मालूम है रजिस्टेंस हम कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं और इंडक्टेंस हम कैपिटल L से डिनोट कर लेते हैं। देखिए जैसे ही मैं इसमें आयरन रॉड प्लेस कर रहा हूँ लाइक दिस। क्लियर, ये मेरी आयरन रॉड अब इस इंडक्टर में प्लेस होगी। जैसे ही हम आयरन रॉड प्लेस करते हैं हमें मालूम है इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इंक्रीजेस, जो हमारा L है वो इंक्रीज कर जाएगा जैसे ही हमने आयरन रॉड को इसके बीच में रखा। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हम दे देते हैं VL से डिनोट कर लेते हैं। इसका फार्मूला में मालूम है इफेक्टिव करंट इनटू XL इज इक्वल टू ω/L। तो ये मेरे पास वोल्टेज आ गई अक्रॉस इंडक्टर। इसी तरह मैं फ्री बॉडी डायग्राम में वोल्टेज अक्रॉस बल्ब भी फाइंड कर लेता हूँ।
IRMS इंटू R। तो आप देखिए इस फॉर्मूले से देखिए यहाँ पे जब मेरे पास L इंक्रीज होगा, ठीक है, तो जो मेरा IRMS है वो डिक्रीज होगा। तो इसे हम वर्डिंग में लिख लेते हैं यहाँ आपको समझाने के लिए। देखिए जब मैं L इंक्रीजिस तो मेरे पास जो मेरा I है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब जैसे हम वोल्टेजेस अभी हमने देखी थी, स्टडी की थी, तो देखिए इस केस में भी मेरे पास ये डिक्रीज हो गया IRMS इफेक्टिव करंट, और इस केस में भी मेरे पास IRMS क्या हो गया, डिक्रीज, जैसे ही मैंने आयरन रॉड को प्लेस किया इन इंडक्टर। क्लियर। सो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तो ये मेरी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास L इंक्रीज कर रहा है एंड IRMS डिक्रीज कर रहा है। तो जो मेरी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन हो रही है, कम या ज़्यादा होगी, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। ये वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम रहेगी, थोड़ा बहुत कम हो जाएगी, ठीक है, बट इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा एज़ कम्पेयर्ड जो ये मेरी वोल्टेज ऑफ बल्ब है, ठीक है। क्लियर, ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगी। क्लियर, IRMS डिक्रीज़ हुआ, उसके कारण जो वोल्टेज अक्रॉस बल्ब है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होगी। इसके लिए इसका ग्लो जो है वो क्या कर गया हमारे पास, डिक्रीज़। तो इसको वर्डिंग में भी देख लेते हैं। एज अ आयरन रॉड इज इंसर्टेड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉयल मैग्नेटाइज द आयरन रॉड, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट। क्लियर, जैसे हमें मालूम है कि जैसे हम कोई आयरन की रॉड या सॉफ्ट आयरन रॉड रखते हैं तो हमारा इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है। क्लियर, सो हैंस इंडक्टेंस ऑफ कॉयल इंक्रीजेस, इंडक्टेंस इंक्रीज होने से हमारा जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा इंटू L। L इंक्रीज हुआ तो मेरा XL भी इंक्रीज हो गया, तो इसमें मेरे पास रेजिस्टेंस बढ़ गया। सीधी सी बात है, इंडक्टर में मेरे पास रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ा, इसका मतलब करंट ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। अब आयरन रॉड रखने से तो आगे करंट कम हो जाएगा, जब सर्किट में ही करंट कम हो गया सारे में, आप ऐसा कह सकते हैं। एज अ रिजल्ट द लार्ज फ्रैक्शन ऑफ अप्लाइड AC वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द इंडक्टर लीविंग लेस वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब, ठीक है। अभी हमने करंट का सिनेरियो डिस्कस किया था, तो हमें मालूम है करंट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज, तो इसने आंसर दिया है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। देखिए जैसे हमने डिस्कस किया था कि देखो RMS मेरा कम हो रहा है, पर यहाँ पे मेरा XL इंडक्टिव रिएक्टेंस वो बढ़ रहा है, तो ये वोल्टेज ऑलमोस्ट सेम सी रह रही है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बट जो आगे वोल्टेज है बल्ब के लिए वो बहुत कम होगी। क्लियर, क्योंकि हमारा RMS ही डिक्रीज हो गया, तो एग्जामिनर ने आंसर हमें इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज दे दिया। क्लियर, सो लेस वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब। क्लियर, देयरफॉर द ग्लो ऑफ लाइट बल्ब डिक्रीजेस, इस कारण जो हमारा ग्लो ऑफ लाइट बल्ब है वो डिक्रीज करेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 7.6। इसमें मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, जिसमें मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 200 ओम, एंड कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस हमें कितनी गिवन है, 15 माइक्रोफैरड, और ये सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं टू AC पावर सप्लाई, जिसकी वोल्टेज या इफेक्टिव वोल्टेज आप कह सकते हैं 220 वोल्ट, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 50 हर्ट्ज। हमें फाइंड क्या करना है, ए पार्ट में हमें फाइंड करना है करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट मतलब इफेक्टिव करंट, जिसे कहते हैं हम IRMS, एंड बी पार्ट में हमें फाइंड करना है वोल्टेज RMS अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर। जो वोल्टेज अलोंग रेजिस्टेंस है एंड वोल्टेज अलोंग कैपेसिटर हमें वो भी फाइंड करना है। तो पहले क्या क्या गिवन है हमने वो लिख लिया, रेजिस्टेंस 200 ओम, कैपेसिटेंस 15 माइक्रोफैरड, सो ओनली फैरड इज ऐसा यूनिट, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 15 × 10⁻⁶ फैरड, और VRMS इफेक्टिव वोल्टेज भी गिवन थी 220 वोल्ट, एंड फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन थी 50 हर्ट्स। तो फाइंड क्या करना था, IRMS, VR एंड VC। तो सबसे पहले हम IRM का फार्मूला देख लेते हैं। सो माई इफेक्टिव करंट इन द सिस्टम इज इक्वल टू VRMS। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस है एंड कैपेसिटर इन अ सीरीज, तो अपॉन Z इम्पीडेंस। सो इसे फर्दर सॉल्व करें तो VRMS अपॉन Z किसके इक्वल होता है, √ R² प्लस XC²। क्लियर, अब XC की वैल्यू देख लेते हैं फर्स्ट यहाँ पे हमें। सो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ω/c। सो C तो हमारे पास है, ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो माई ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। सो F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है 50, सो 2 × 3.14 × 50, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 314 रेडियन पर सेकंड। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 1/314 × 15 × 10⁻⁻⁶। इसे फर्दर सॉल्व करें, 10⁻⁶ ऊपर चला जाएगा,
सो इस पॉजिटिव बन जाएगा, सो 10⁻6 ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया। अब 314 इंटू 15, ये मेरे पास कितना आएगा 4710। क्लियर। अब 0 से यहाँ काटूँ तो ऊपर बच जाएगा सिर्फ 5। अब 10⁻5 डिवाइडेड बाय 471, सो इट्स कम्स आउट टू 12.13 ओम। एक्सी की वैल्यू होगी हमारे पास। अब जेड हमें मालूम है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आर स्क्र अपॉन एक्सी स्क्र। सो आर हमें क्वेश्चन में गिवन था 200, सो 200 का स्क्र आ जाएगा प्लस 212.3 का होल स्क्र। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 291.6 ओम। क्लियर। अब यहाँ इसकी वैल्यू डाल देते हैं। सो माई IRMS इज इक्वल टू VRMS क्वेश्चन में गिवन है 220 अपॉन 291.6। तो इसे मैं सॉल्व करूं, ये मेरे पास आ जाएगा 0.754 एम्पियर। सो दिस इज आवर इफेक्टिव करंट, और आप कह सकते हैं IRMS इन द सर्किट, जो ए पार्ट में हमें पूछा गया था। अब बी पार्ट देख लेते हैं। वो कह रहा है कि मुझे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी फाइंड करनी है। अब इन दोनों को फाइंड करने के बाद उसने हमें एक और चीज़ पूछी है कि अलजेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेजेस मोर देन सोर्स वोल्टेज। इन दोनों को अगर सम करेंगे, क्या हमारी जो वोल्टेज आ रही है वो सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा आ रही है, मतलब 220 वोल्ट से ज़्यादा आ रही है? अगर हमारा आंसर यस में है तो इस कन्फ्यूज़न को भी हमें दूर करना है। सो स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है VR किसके इक्वल होगा बेटा, I इंटू R। इस तरह VC किसके इक्वल होगा, I इंटू XC। सो माई वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस IRMS इंटू रेजिस्टेंस। सो IRMS मेरे पास कितना है 0.754 इंटू रेजिस्टेंस कितना था मेरे पास 200। इसे मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 150.8 वोल्ट, और आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 151 वोल्ट। क्लियर। अब इसी तरह वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर IRMS इंटू XC इज इक्वल टू IRMS की वैल्यू 0.754 इंटू XC अभी हमने निकाला था, कितना आ रहा था हमारे पास 212.3। सो इसे भी सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 160.07। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं राउंड ऑफ करूं इसको तो ये मेरे पास आ जाएगा 160 वोल्ट। सो अब मेरे पास जो वोल्टेज है अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर भी आ गया। तो दिस इज आवर आंसर ऑफ बी पार्ट। अब उसने पूछा था कि अलजेब्रिक सम, मतलब VR एंड VC सिंपली अगर सम करें तो ये कितना आएगा, क्या ये हमारी मेन वोल्टेज जो 220 वोल्ट थी उससे ज़्यादा आएगा कि कम आएगा? तो यहाँ से आप सिंपली देख रहे हैं कि ये ज़्यादा आ रहा है। क्लियर। सो ये हमारे पास आ गया 311 वोल्ट। ये ऑब्वियसली ये हमारा काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 220 वोल्ट जो हमारे मेन सप्लाई में था। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इस पैराडॉक्स को? क्लियर। सो इसका रीज़न क्या है कि जैसे हम AC सोर्स करंट की बात कर रहे हैं, इसमें मेरे पास जो फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज हैं वो सेम नहीं होते। क्लियर। जैसे हम DC सोर्स में बात करते हैं वो सिंपली ऐड हो जाते हैं तो वो उतना ही आता है, बट इन AC सोर्स हमारे पास फेस डिफरेंस होता है बिटवीन डिफरेंट वोल्टेजेस। क्लियर। तो इसका थ्योरी देखते हैं। सो इस चीज़ को हमने थ्योरी में कैसे लिखना है, द अलजेब्रिक सम ऑफ टू वोल्टेजेस VR एंड VC इज 311 वोल्ट विच इज़ मोर देन आवर सोर्स वोल्टेज 220 वोल्ट थी जो। हाउ टू रिजॉल्व दिस पैराडॉक्स? As you learned in the text, the two voltages are not in the same phase। देखिए जब भी मेरे पास रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज में लगा हो तो जो मेरे पास इनकी वोल्टेजेस हैं वो सेम फेस में नहीं होती, मतलब सेम तरह नहीं चलती, मतलब ये सेम पाथ और या सेम लाइन में नहीं जा रही। देयरफॉर दे कैन नॉट बी एडेड लाइक ऑर्डिनरी नंबर्स। क्लियर। द टू वोल्टेज आर आउट ऑफ फेस बाय 90 डिग्री। देखिए जो मेरी वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है इन दोनों में मेरे पास 90 डिग्री का डिफरेंस होगा। इस ग्राफ से हम इसको समझते हैं। देखिए अब एट अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन मान लेते हैं, तो जो मेरे करंट की डायरेक्शन है लाइक दिस, तो इसी डायरेक्शन में मेरे पास वोल्टेज की डायरेक्शन होगी इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। देखिए I एरो वेक्टर एरो इस तरफ है और VR एरो भी इसी तरफ जा रहा है। क्लियर। एज कंपेयर अगर मैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर देखूँ वो 90 डिग्री बिहाइंड लैग कर रहा है इसके। क्लियर। सो ये 90 डिग्री हमारे पास बिहाइंड लैग हो जाएगा VC एज कम्पेयर टू VR। सो हम इनको सिंपली ऐड नहीं कर सकते जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं अलजेब्रिक सम। ठीक है। तो इसके लिए हम वेक्टर सम यूज़ कर लेते हैं।
Clear? So the two voltages are out of phase by 90 degree. Therefore total this voltage must be obtained by using Pythagoras theorem और vector law of addition. आप कोई भी यूज कर सकते हैं. Clear? So thus if the phase difference between two voltages properly taken, ठीक है, जैसे अब इसका फेस एंगल को हम प्रॉपरली देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे 220 के इक्वल ही आएगा. तो इसकी कैलकुलेशंस भी देख लेते हैं. देखिए अगर आपको ये डायग्राम नहीं समझ आई तो मैं इसको दोबारा बना के समझाता हूँ. देखिए जैसे ये मेरी वोल्टेज आ गई वी आर अक्रॉस रजिस्टेंस, तो इसी डायरेक्शन में मेरे पास करंट जाता है. सो आई और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो होता है 90 डिग्री विद वी आर. क्लियर? सो वी सी मेरे पास क्या आएगा 90 डिग्री. ठीक है, अब मुझे इन दोनों को सम करना है तो ये सिंपली सम तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ला देंगे. सो लेट दिस विल बी रिजल्टेंट. तो इसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ लाइक दिस. तो देखिए बाय कैलकुलेशंस जो मेरी ये साइड होगी ये साइड के इक्वल होगी. सो दिस विल बी माई वी सी. क्लियर? अब ये मेरे पास वी आर आ गया, वी सी आ गया. सो दिस इज माई रिजल्टेंट. क्लियर? सो ये मेरे पास आ गई अपनी वोल्टेज जो कि मेरे सिस्टम में होगी. क्लियर? रिजल्टेंट वोल्टेज. तो अब हमें सिंपल V को कैलकुलेट करना है. सो बाय पैथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो यहाँ पे हम पैथागोरस थ्योरम लगा देते हैं. सो माई V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्केयर प्लस वी सी स्केयर. तो इसे वैल्यूज यहाँ पुट कर लेते हैं. सो वी आर मेरे पास कितना था? वी आर मेरे पास था 151. सो 151 का होल स्केयर प्लस वी सी मेरे पास कितना था 160. सो 160 होल स्केयर. अब इनका स्केयर करके अगर अंडर रूट करूँ तो मेरे पास जो वोल्टेज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 220 वोल्ट, जो हमारी सिस्टम की वोल्टेज थी. क्लियर? सो दिस इज आवर आंसर. थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो. अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 7.7. इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट. ए पार्ट की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं. फॉर सर्किट्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिकल पावर अ लो पावर फैक्टर इम्प्लाइज लार्जर पावर लॉस इन अ ट्रांसमिशन एक्सप्लेन. तो अब हमें पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिकल अपरेटस होते हैं जिसमें मेरे पास इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसपोर्ट हो रही है उसमें अगर मेरे पास लो पावर फैक्टर हो तो इसके कारण मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर लॉस हो रहा है. तो इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है. तो इसकी थ्योरी हमें बुक में गिवन है. तो इसका मैथमेटिकल पार्ट देखते हैं थ्योरी का हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे. सो सबसे पहले हमें मालूम है पावर कंजम्पशन. ठीक है, टोटल पावर कंजम्पशन इन अ सिस्टम, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसपोर्टिंग में जो यूज़ हो रही है. टोटल पावर कंजम्पशन P is equal to I V cos phi. I stands for current, V for voltage and cos phi is our power factor, जिसकी यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं पावर फैक्टर की. सो phi हमारा क्या होगा? इम्पीडेंस फेस एंगल. बताना है कि जो पावर फैक्टर अगर मेरा लो होगा तो मेरे पास पावर कंजम्पशन या पावर लॉस ज़्यादा होगा. क्लियर? सो सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते हैं, एट अ गिवन वोल्टेज. पावर एट अ गिवन वोल्टेज. तो पावर एट अ गिवन वोल्टेज मुझे फाइंड करना है. सो दिस V मैं यहाँ ले आऊँगा इसके नीचे इजकल टू I cos phi. क्लियर? अब ये टर्म मेरे पास क्या होगी? पावर एट गिवन वोल्टेज. देखिए यहाँ पे मैं अगर पावर फैक्टर डाउन हो रहा तो मैं I बढ़ा सकता था या V बढ़ा सकता हूँ, बट जो ज़्यादातर हमारी इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसपोर्ट होती है वो एट अ गिवन वोल्टेज पे ही ट्रांसपोर्ट होती है. सो यहाँ पे आप देखिए cos phi अगर मेरा पावर फैक्टर कम होगा तो मुझे PV कांस्टेंट रखने के लिए I को अप करना पड़ेगा. तो जैसे ही मैं I अप करूँगा तो मेरी पावर कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी और आप कह सकते हैं पावर लॉस ज़्यादा हो जाएगी. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और हो जाएगी. देखिए एक बार तो मुझे I बढ़ाना ही पड़ेगा. क्लियर? इतना कांस्टेंट रखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को. क्लियर? बट जैसे ही मैं I बढ़ाऊँगा मेरे पास हीट लॉस भी बढ़ जाएगा अगेन. ठीक है, यहाँ पे तो मुझे एक्स्ट्रा करंट बढ़ाना ही पड़ रहा है और एक्स्ट्रा करंट बढ़ाने से मेरे पास एक्स्ट्रा हीट लॉस होगी. जैसे हमें मालूम है हीट जनरेटेड बाय अ करंट इज इक्वल टू I स्क्वायर आर रेजिस्टेंस T फॉर टाइम. देखिए अगर मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे करंट बढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास हीट लॉस एज अ स्क्वायर बढ़ रही है. क्लियर? तो फर्दर मेरे पास आगे से आगे लॉस होता जा रहा है. सो यही बात हमें यहाँ वर्डिंग में बताई हुई है लाइक दिस. फर्दर अब हम यहाँ पे देखते हैं पावर ट्रायंगल. ठीक है, कोई भी मेरा सिस्टम है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो आप कह लीजिए इलेक्ट्रिकल मोटर, जो आपका मोबाइल का चार्जर है ना, एनी थिंग दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, उसमें मेरे पास एक ट्रू पावर होती है जिसे हम रियल पावर भी कहते हैं, एंड सो रिएक्टिव पावर हमारी वो पावर होती है जो किसी भी यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही, ये हमारी वेस्ट जाती है. क्लियर? सो ट्रू पावर रियल पावर मतलब कोई सिस्टम है अगर उसे चलने के लिए 80 वाट चाहिए, ठीक है,
80 वाट उसके लिए चाहिए रियल पावर, ठीक है। 80 वाट में चल जाएगा, बट हमें मालूम है कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होती, तो यहाँ पे मेरे पास रिएक्टिव पावर लाइक 20 वाट मान लेते हैं, क्लियर। तो 80 वाट की चीज़ को चलाने के लिए मुझे अपेरेंट पावर कितनी लगेगी, 80 + 20, आइडिया से आपको बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे अंडर रूट होके निकलेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ आइडिया बताया आपने, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो ये निकलेगी, बस ये आपको आइडिया से बताने के लिए। अगर वो 100 वाट पे चल रही है तो ये ऐसे ऐसे पावर हमारी वेस्ट हो रही है, क्लियर। सो अब यहाँ पे रियल पावर भी आप देख सकते हैं, बाय डेफिनेशन अपेरेंट पावर भी देख सकते हैं, रिएक्टिव पावर भी, एंड पावर फैक्टर जो हमारा cos फाई था। तो यहाँ से एक बात और ध्यान रखते हैं, जैसे हम इम्पीडेंस फेस एंगल जैसे फाई है, ठीक है, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फाई हम लेते हैं मोस्टली, तो अगर ये जितना कम होता जाएगा फाई, ठीक है, उतना ही मेरे पास अपेरेंट पावर कम यूज होती रहेगी। दिस इज अ थ्योरी ऑफ ए पार्ट। अब बी पार्ट देखते हैं। पावर फैक्टर कैन बी टू बी इम्प्रूव्ड बाय यूज अ कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस इन द सर्किट एक्सप्लेन। तो अब कह रहे हैं कि जो मेरा ये पावर फैक्टर है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं फाई एंगल, ठीक है, इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है, अगर मैं कैपेसिटेंस यूज कर लूँ अप्रोप्रिएट वैल्यू इन अ सर्किट। तो इस चीज़ को भी देखते हैं। सो बी पार्ट की थ्योरी भी देख लेते हैं। इस थ्योरी में बताया गया है कि जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है विद एन एंगल फाई। सो जो पावर फैक्टर है cos फाई, उसे हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं, cos फाई इज इक्वल टू R/Z। सो पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू मैथमेटिकली ये किसकी इक्वल भी हो सकता है, R/Z। Z इज आवर इम्पीडेंस। तो इस cos फाई को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, जब मेरा Z अप्रोचिस टू R हो जाए। सो Z अप्रोचिस टू R, देखिए Z बिल्कुल R के इक्वल नहीं होता, मतलब अप्रोचिस टू R, तो cos फाई की मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अगर cos फाई मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। तो आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। सो cos फाई, देखिए R अपॉन इम्पीडेंस, सर्किट में मेरे पास ये किसके लिए होता है, Z R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। तो इसी एक्सप्रेशन से कहा गया है कि अगर हम कैपेसिटेंस ऐसा यूज़ कर लें जिसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस को ऑलमोस्ट जीरो कर सके, ठीक है, सो हमारे पास क्या बच जाएगा, R अपॉन √R²। सो R² से अंडर रूट कैंसिल, R/R कैंसिल, तो मेरे पास cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। 1 इज़ मैक्सिमम वैल्यू फॉर आवर पावर फैक्टर, पर ये कभी भी 1 की इक्वल नहीं आती, इससे थोड़ी सी कम ही रहेगी। अगर 1 की इक्वल आ गई तो हमारा सिस्टम 100% एफिशिएंट होएगा, जो पॉसिबल नहीं है। सो हेयर XC इज़ आवर डिटर्मिनिंग फैक्टर जो हमारे cos फाई को मैक्सिमम कर सकता है। डेट्स वाई एग्जामिनर ने कहा है हमें कि यूज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ वैल्यू। सो दिस इज मैथमेटिकल पार्ट एक्सप्लेनेशन। अब इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स को इसको समझने में ग्राफ को प्रॉब्लम आएगी, तो इसे हम डिकोड करते हैं। जैसे हमने कहा था कि जो मेरा करंट है, दिस इज करंट आई, ये लैग कर रहा है फाई एंगल विद वोल्टेज, क्लियर। सो फर्दर अब जो मेरा करंट है आई, इसको मैं दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सो आई पी, यहाँ पे देखिए आई पी लाइक दिस, ये एक आई पी कंपोनेंट हो गया, और एक कंपोनेंट मेरे पास आ गया आई क्यू, जिसको कहा गया है वॉटलेस करंट, जो परपेंडिकुलर होगा वी की, क्लियर। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक कैपेसिटेंस लगा दूंगा, जिसके कारण यहाँ से ध्यान से देखिए, कैपेसिटेंस के कारण मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई क्यू डैश, जो कि एंटी पैरेलल होगा आई क्यू के। तो कैपेसिटेंस लगाने के कारण मेरे पास करंट इस तरफ आ जाएगा, क्लियर। मेरी करंट की डायरेक्शन इस लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, जिसके कारण मेरा आई क्यू का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। आई क्यू का इफेक्ट खत्म होने से जो मेरा आई है, ठीक है, वो शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है, यहाँ तक शिफ्ट हो जाएगा। सो इसे, ये मेरा न्यू आई बन गया, तो यहाँ पे मेरे पास फाई कम हो गया, क्लियर। सो मेरा जो पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव होता जा रहा है, क्लियर। जैसे कॉस का ग्राफ कैसे होता है, लाइक दिस, 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। सो जैसे मेरा फाई कम होता जाएगा, मेरी कॉस की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्लियर। सो दैट इज़ द रीज़न। तो यही चीज़ एग्जामिनर ने हमें वर्डिंग में बताई है। सो आई होप आपको मोस्ट ऑफ द थ्योरी यहाँ से समझ आ गई होगी। तो बी पार्ट की अब हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। तो सिंपली मैं कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम ले लेता हूँ, जिसमें मेरे पास रजिस्टेंस है एंड इंडक्शन एल से डिनोट कर लेते हैं। सो फिगर 1, इसमें हमने अभी कैपेसिटर यूज़ नहीं किया, तो इसकी वोल्टेज करंट डायग्राम अगर मैं बनाऊँ, जैसे ये मेरे पास आ गई वोल्टेज एंड दिस इज़ माई करंट आई, इसमें मेरे पास फेस एंगल आ गया फाई। तो अब हम फिगर 2 देखते हैं। इसमें हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू बुक
कैपेसिटर को लगा दिया इन पैरेलल विद आवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। क्लियर। तो इसके कारण मेरे पास जो करंट है आई डैश मान लेते हैं पहले, वो डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में, आई सी एंड आई। क्लियर। तो इसकी डायग्राम ये रही हमारे पास। तो हमें मालूम है, यहाँ बना लेते हैं, जैसे आगे मेरी वोल्टेज, ठीक है, और जो हमारा करंट है लेट्स से आई, जो टोटल करंट यूज़ हो रहा था हमारा इस सर्किट में। क्लियर। सो दिस विल बी आई। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया इन पैरेलल, तो मुझे मालूम है वोल्टेज एंड कैपेसिटर के कारण जो मेरे पास करंट आएगा ड्यू टू कैपेसिटर, और टेक्स्ट बुक में क्यों दिया हुआ है वो कितने एंगल होता है 90 डिग्री विद वोल्टेज। क्लियर। सो देखिए यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास पहले एंगल था 5-1, ठीक है, जब हम कैपेसिटर नहीं लगा रहे थे। कैपेसिटर लगाने से क्या हुआ, जो मेरा करंट है इन अ सिस्टम वो हो जाएगा शिफ्ट टूवर्ड वोल्टेज। क्लियर। क्योंकि इस करंट और इस करंट का रिजल्टेंट अब मेरे पास आ गया आई डैश। तो अब मेरे पास टोटल सिस्टम में जो करंट है वो कम कंज्यूम हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एंगल 5-2। दिस इज़ द आवर सर्किट डायग्राम कि कैपेसिटर लगाने से हमें कितना ज़्यादा इम्प्रूव पावर फैक्टर मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 7.8। इसकी स्टेटमेंट में मेरे पास एक साइनोसॉइडल वोल्टेज है जिसकी पीक वैल्यू गिवन है 283 वोल्ट। तो पीक वैल्यू को हम Vm से डिनोट कर लेते हैं, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, और V नोट से भी डिनोट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू थी 283 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 50 हर्ट्स। इसे हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं इन अ LCR सर्किट जो कि सीरीज में लगा हुआ है। सो आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारा LCR सर्किट इन अ सीरीज। तो यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है 3 ओम एंड L इंडक्टेंस की वैल्यू भी गिवन है 25.48 मिली हेनरी। तो हेनरी ऐसा यूनिट है, तो हम इसे लिख लेंगे 25.48 इंटू 10⁻³ हेनरी। एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू भी गिवन है 796 माइक्रोफैरेड। तो इसकी भी ऐसा यूनिट फैरेड होती है। तो ये मेरे पास आ गई 796 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, इम्पीडेंस इन ऑफ द सर्किट एंड फेस डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। सी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, पावर डिसिपेटेड, एंड डी पार्ट में हमें फाइंड करना है पावर फैक्टर। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं इम्पीडेंस। हमें मालूम है इम्पीडेंस हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है √R² प्लस ब्रैकेट स्टार्ट XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब जो मेरे पास XL की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, ओमेगा इंटू L। तो जो मेरा ओमेगा होता है वो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf इंटू L की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 25.48 इंटू 10⁻⁻3। तो इसे मैं फर्दर सॉल्व करूँ, XL कम्स आउट 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, F की वैल्यू हमें 50 है, इंटू 25.48 इंटू 10⁻⁻3। अब देखिए 2 एंड 50 मेरा 100 बन जाएगा। सो इट बिकेम 10⁻²। तो इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10⁻², ताकि जो ये मेरी कैलकुलेशन है ये कितनी रह जाएगी, सिर्फ 10⁻1। अब मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, 3.14 एंड 25.48 को मल्टीप्लाई करना है। सो माई XL 80.087 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है। इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, ओम, क्योंकि ये होता तो रेजिस्टेंस ही है बेसिकली। सो इसे मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास XL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.007 ओम। तो इसे मैं राउंड ऑफ करके लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 ओम। सो दिस इज़ माई XL। इसी तरह अब हम निकाल लेते हैं XC की वैल्यू को। सो माई XC इज इक्वल टू 1/ω/C। सो सेम मेरे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2πf, एंड C की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है 796 इंटू 10⁻⁻6। सो इसे मैं फर्दर कैलकुलेशंस करूं तो मेरे पास आ जाएगा XC 1/ω/C इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू एंड F की वैल्यू 50 इंटू 796। अब जो मेरे पास 10⁻⁻6 नीचे है तो मैं इसे ऊपर लिख सकता हूँ, 10⁻+6 ऊपर हो जाएगा। सो माई XC इज इक्वल टू, अब इसे मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो आप यहाँ से देखिए 2 एंड 50 अगेन, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 10⁻², तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा। सो 10⁻6 इंटू 10⁻⁻2। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या बच गया 2499.44।
अगर इसे मैं राउंड ऑफ कर लूँ इस फिगर को तो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। सो ऊपर मेरे पास क्या है 10⁻6 इंटू 10⁻⁻2, तो ये बत गया 10⁻4। डिनोमिनेटर में मेरे पास, अब इसे मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 2500 2500। तो यहाँ से जीरो से कैंसिल करके लिख लें तो ऊपर बच गया 2, सिर्फ अब मेरे पास ऊपर क्या बच गया 100 डिवाइडेड बाय 25। तो ये मेरे पास आ जाएगा XC इज इक्वल टू 4 ओम। सो अब देखिए मेरे पास XL की वैल्यू भी आ चुकी है एंड XC की वैल्यू भी आ चुकी है। तो बस मुझे अब इस फॉर्मूले में पुट करनी है क्योंकि R की वैल्यू तो मेरे पास पहले से ही है। सो आवर Z इम्पीडेंस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 होल स्क्वायर। इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर 16। सो यहाँ पे आ जाएगा 16। सो 9 प्लस 16 ये मेरे पास आ जाएगा 25। अब अगर अंडर रूट खत्म करूँ तो मेरे पास Z की वैल्यू कितनी आ गई 5 ओम। सो दिस इज आंसर ऑफ माई फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से हम वैल्यूज याद रखेंगे। अब XL की वैल्यू भी हमने निकाल ली, XC की वैल्यू भी निकाल ली और Z की वैल्यू भी हमने निकाल ली जो हमें आगे यूज़ होगी। एंड यहाँ पे हम एक पॉइंट और नोट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास XL की वैल्यू ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू XC, ये हमने नोट कर लिया। ठीक है, नोटेड। तो इसको हम फेस डिफरेंस निकालने में यूज़ करेंगे। क्लियर। सो अब बी पार्ट फेस एंगल फाई। सो बी पार्ट अब हमने क्या निकालना है फाई। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला फाई हमारे किसके लिए होता है tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। देखिए XC की वैल्यू भी हमने निकाली हुई थी, XL की वैल्यू भी निकाली हुई है और R की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो सिंपली यहाँ पुट कर लेते हैं। सो tan इनवर्स XC की वैल्यू मेरे पास थी 4 माइनस XL की वैल्यू 8, R की वैल्यू मेरे पास थी 3। तो इसे मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स -4 अपॉन 3। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर बी पार्ट। अब 4/3 को आप फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मोस्टली आपको यहाँ पे क्वेश्चन में टेबल गिवन होगा, जो आपको एक टेबल बुक गिवन हो जाएगी जिससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो मेरी 5 की वैल्यू आ रही है वो आ रही है, माइनस था तो माइनस यहीं रख लेते हैं, 53.1 डिग्री। आप इसे बुक से देख के या टेबल से देख के ईजिली निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ आल्सो आंसर, और डाल देते हैं। बोथ आंसर्स आर करेक्ट। आप अगर यहाँ तक भी छोड़ दें तो भी हमारा आंसर सही रहेगा। अब यहाँ देखिए, सिंस 5 मेरा नेगेटिव आ रहा है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 हमारा जो आ रहा है वो है नेगेटिव। एंड हम एक चीज़ और कह सकते हैं, जब भी माई XL इज़ ग्रेटर देन XC तो जो हमारा करंट है, करंट लैग 53.1 डिग्री द वोल्टेज अक्रॉस द सोर्स। सो सी पार्ट में हमें क्या पूछा गया, पावर डिसिपेटेड। तो यहाँ पे हम पावर डिसिपेटेड का एक सिंपल फार्मूला लगा लेते हैं जो आसान है काफ़ी, I² इंटू R। ठीक है। सो यहाँ पे अब इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखिए जो जी हमारा I है ये हमारा क्या होता है IRMS। ठीक है, जो आप कह सकते हैं इफेक्टिव करंट। बट इस क्वेश्चन में मेरे पास इफेक्टिव करंट की वैल्यू भी नहीं गिवन। एंड वन थिंग मोर, मेरे पास इफेक्टिव वोल्टेज जैसे कहते हैं VRMS की वैल्यू भी गिवन नहीं है। क्लियर। यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितनी है Vmax की, जो थी 283 वोल्ट। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, मेरे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू गिवन है वोल्टेज की, जहाँ पीक वैल्यू आप कहते हैं। सो ठीक है, तो अब मैं आई करंट जो हमारा RMS है उसको भी पहले मैं मैक्सिमम करंट या पीक करंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो P इज इक्वल टू आई मैक्स। तो I और IX मैक्स में रिलेशन होता है आई मैक्स बाय √2। ये I इक्वल आ गया, तो इसका क्या आएगा स्क्वायर। अब मेरे पास क्या है साथ में R। आई मैक्स भी मेरे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन। सो आई मैक्स का एक फार्मूला और होता है Vmax अपॉन Z इम्पीडेंस। क्लियर, क्योंकि मेरे पास Vm क्वेश्चन में गिवन है तो ये फार्मूला यूज़ कर लूँ। सो माई P इज इक्वल टू Vm अपॉन Z √2 तो था ही, इसका होल स्क्वायर इंटू R। अब हमें सभी वैल्यूज़ मालूम है इस स्टेटमेंट में। सो P इज इक्वल टू Vm 283 का होल स्क्वायर। अब √2 का मैं स्क्वायर करूँगा तो ये बन जाएगा 2,
और z की वैल्यू थी 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे। r की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में 3। तो इसे मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये मेरे पास 283 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 80089। अब 5 का स्क्वायर करें 25 इंटू 2 50, सो इट कैन 50, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इसे मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 4805.34। अगर इसे मैं राउंड ऑफ करके लिख लूँ तो ऑलमोस्ट ये मेरे पास आ जाएगा 4805 वाट। तो इतनी मेरी पावर डिसिपेटेड हो रही है इन सी पार्ट। सो अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में मुझे क्या फाइंड करना था, पावर फैक्टर। सो पावर फैक्टर का फार्मूला होता है cos 5, और एक फार्मूला और होता है हमें r/z, किसी से भी हम फाइंड कर सकते हैं। सो पावर फैक्टर cos 5, सो cos 5 हमने निकाला था -53.1 डिग्री, और r और z की फॉर्म में निकालें तो r मेरे पास था 3, z कितना था 5। अब देखिए मैं 3 और 5 को सॉल्व करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 0.6। तो मैं सिंपली कह सकता हूं मेरा जो पावर फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 0.6। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर डी पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल 7.9। इसकी स्टेटमेंट में मुझे कहा गया है कि सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इन प्रीवियस एग्जाम्पल कैन बी वेरिड। तो जो हमारी पिछली एग्जाम्पल थी 7.8, उसमें जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी फिक्स थी जिसकी वैल्यू थी 50 हर्ट्स, अब हम उसे वेरी कर सकते हैं और हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर। तो हमें वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जिसमें मेरे पास रेजोनेंस अकर करता है। बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस, करंट एंड पावर डिसिपेटेड एट दैट फ्रीक्वेंसी जो रेजोनेंट कंडीशन वाली थी। अब प्रीवियस एग्जाम्पल से हमने डाटा लेना है, क्लियर। सो उसमें मेरे पास एलसीआर सर्किट था और इंडक्टेंस की वैल्यू भी गिवन थी 25.48 इंटू 10⁻³ हेनरी, एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू भी गिवन थी 796 इंटू 10⁻⁶ फैराडे, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन थी 3 ओम, एंड मैक्सिमम वोल्टेज और पीक वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन थी 283 वोल्ट। और यहाँ पे बस एक चेंज है कि फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है हमारी। तो पहले हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे मेरी कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। एट रेजोनेंस कंडीशन हमें मालूम है, एट रेजोनेंस हमारे पास XL इज इक्वल टू XC होता है। दिस इज कंडीशन ऑफ आवर रेजोनेंस, और आप कह सकते हैं रेजोनेंट कंडीशन। तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हमें मालूम है XL किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू L इज इक्वल टू XC किसके इक्वल होता है 1/ओमेगा C। अब ओमेगा में एक तरफ ले आऊँ, सो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/LC। सो अब यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ओमेगा स्क्वायर है, सो ओमेगा कम्स आउट 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। डिनोमिनेटर में मेरे पास LC का अंडर रूट आ गया, एंड L और C की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1/L की वैल्यू 25.48 इंटू 10⁻³ हेनरी, इंटू C की वैल्यू 796 इंटू 10⁻⁶ फैरेड। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं सो माई ओमेगा कम्स आउट टू 22.1 रेडियन पर सेकेंड। सो हमें क्या पूछा गया था, फ्रीक्वेंसी। सो हमें मालूम है ओमेगा किसके इक्वल होता है 2πf। f स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी हेयर, इज इक्वल टू 222.1। अब यहाँ से मैं f की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो माई f कम्स आउट 222.1 डिवाइडेड बाई 2, पाई की वैल्यू 3.14। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 35.4 हर्ट्स। सो दिस इज आवर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है, तो अब इसी फ्रीक्वेंसी पे हमने इम्पीडेंस, करंट एंड पावर डिसिपेटेड फाइंड करना है। तो सबसे पहले इम्पीडेंस हमारा Z से डिनोट होता है, वो किसके इक्वल होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जैसे हमने कहा था एट रेजोनेंट हमारे पास XL इज इक्वल टू XC हो गया, तो ये माइनस होके 0 हो जाएगी टर्म, और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। सो दिस टर्म बिकेम 0। तो मेरे पास Z की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई √R²। अगर फर्दर सॉल्व करूँ इसको मैं तो Z किसके आगे इक्वल टू R। अब इम्पीडेंस Z R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 ओम, सो 3 ओम। सो दिस इज आवर इम्पीडेंस। एंड नाउ हमने क्या फाइंड करना है, करंट। जो करंट हमने फाइंड करना है वो करना है इफेक्टिव करंट IRMS।
सो हमें मालूम है IRMS किसके इक्वल होता है, VRMS अपॉन Z इम्पीडेंस। बट क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, हमें क्या दी हुई है, पीक वैल्यू, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो सबसे पहले मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज को कन्वर्ट करूंगा VRMS में, इफेक्टिव वोल्टेज में। क्लियर, मुझे एक रिलेशन मालूम है VRMS, ठीक है, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2, ये हमारा रिलेशन होता है। सो माई IRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2, Z यहाँ हमारे पास पहले से ही था। क्लियर, अब V0 की वैल्यू भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, Z हमने निकाल लिया था, तो सिंपली यहाँ पे हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सो V0 की वैल्यू 283 वोल्ट, √2 की वैल्यू कहती है 1.414, Z हमने अभी निकाला था 3। सो इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 66.7 एम्पियर। सो दिस इज आवर आंसर, इफेक्टिव करंट इन अ सर्किट। अब लास्ट पार्ट, पावर डिसिपेटेड। सो जो हमारी पावर डिसिपेटेड है हम वो निकाल लेते हैं एट रेजोनेंस। सो सेम, अब P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। जो I है ये हमारा RMS है, ठीक है, क्योंकि I हमने निकाला था एट रेजोनेंट, तो सिंपली जो हमारी यहाँ पे पावर डिसिपेटेड निकलेगी वो भी एट रेजोनेंट ही निकलेगी। सो पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू I की वैल्यू हमारे पास कितनी 66.7 का होल स्क्वायर इंटू R, हमें क्वेश्चन में था 3 ओम। सो अब इसे मैं सॉल्व करूँ तो मेरी पावर बिकम्स 13346.67 वाट। तो इसे मैं किलो वाट में कन्वर्ट करूँ तो मेरी पावर कम्स आउट 13.3। इसे अब मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 5। सो दिस इज किलो वाट। सो दिस इज माई पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट एट रेजोनेंस। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.5। इसमें हमें कहा गया है कि जो पीछे हमने एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 देखी थी, उन सर्किट में अब मुझे क्या फाइंड करना है, नेट पावर अब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एंड हमें अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 में मुझे एक इंडक्टर गिवन है विद AC सर्किट। सो हमें मालूम है पावर अब्जॉर्ब्ड हम इसे कहते हैं एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय V इंटू I cos phi। phi इज आवर फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इस केस में मेरे पास इंडक्टर है, तो मुझे मालूम है इन इंडक्टर वोल्टेज एंड करंट में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। क्लियर, तो आप फिगर 7.6 से देख सकते हो बिटवीन V एंड I जो मेरे पास एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। क्लियर, तो इसमें मेरे पास जो करंट फेसर है या करंट की वैल्यू है इस π/2 और 90 डिग्री बिहाइंड द वोल्टेज ऑफ V होती है। क्लियर, यहाँ पे मेरे पास करंट 90 डिग्री पीछे चलता है, तो इस केस में मेरे पास फाई की वैल्यू कितनी आएगी π/2, और आप कह सकते हैं 90 डिग्री। तो हमें मालूम है cos π/2 इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म होगी मेरी कंप्लीटली 0, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग बिकेम 0। सो P एवरेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल हम कह सकते हैं कितना आ रहा है 0। क्लियर, अब इसी तरह हम एक्सरसाइज 7.4 देख लेते हैं। तो इसमें मुझे क्या था, कैपेसिटेंस गिवन है जो कि AC पावर से कनेक्टेड है। तो सेम वे इसी में भी मेरे पास सेम वे इसमें भी मेरे पास वोल्टेज और करंट में जो एंगल आ रहा है फाई वो कितना है 90 डिग्री। सो हमें मालूम है P एवरेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल किसके बराबर होता है V इंटू I इंटू कॉस फाई। सो सेम वे से हमारी फाई किसके इक्वल होगी यहाँ पे π/2। क्लियर, सो π/2 cos π/2 हमें मालूम है किसके इक्वल होता है 0 के। सो ये होल टर्म क्या बन जाएगी 0। सो मैं P एवरेज ये भी कितनी आ गई 0। सो हमें मालूम है जो फेसर डायग्राम है एट एनी इंस्टेंट जो मेरा करंट है वो 90 डिग्री या π/2 अहेड होता है वोल्टेज के। क्लियर, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अब हम देख रहे हैं एग्जांपल 7.10। इसकी स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि एयरपोर्ट्स पे हमारे पास डोरवेज होते हैं मेटल डिटेक्टर फॉर सिक्योरिटी रीजंस। अगर कोई पर्सन कोई मेटल का पीस लेके इसमें से गुजरेगा तो ये एक साउंड इमिट करते हैं। तो यहाँ से पूछा गया है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इसकी पहले मेटल डिटेक्टर की डायग्राम देख लेते हैं जो हमारे डोरवेज होते हैं एट एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये हमारा गया डोरवे। तो आप देखिए इसकी बाउंड्री में मेरे पास रेक्टेंगुलर सॉइल की कॉइल होती है बहुत ज़्यादा,
यहाँ पे वेरी लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हमें होते हैं, क्लियर। एंड इसका साइज़ भी आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा होगा, मिनिमम 2 बाय या 7 या 8 फीट का इसका साइज़ होता है। एक्ट एज अ इंडक्टर करेंगी, क्लियर। और ये इंडक्टर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होगा। तो अब हम इस इंडक्टर को एक कैपेसिटर के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो हम कैपेसिटर उस कैपेसिटी का चूज़ करेंगे जिसके कारण हमारा पूरा का पूरा सिस्टम एट अ रेजोनेंस आ सके। तो हमें मालूम है हर वायर में अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत नंबर ऑफ वायर्स हैं, क्लियर। एंड तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा के पूरा सिस्टम ही हमारा एक्ट एज अ रेजिस्टेंस करेगा, क्लियर। फर्दर हम इसको सप्लाई करेंगे एसी पावर सोर्स से एंड यहाँ पे अटैच कर देंगे गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट डिफ्लेक्शन को शो करता है एंड गैल्वेनोमीटर के साथ हम एक अलार्म को अटैच कर देंगे, क्लियर। सो अब इसकी हम थ्योरी एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन साथ साथ देखते हैं, ठीक है। हमें मालूम है एट रेजोनेंस, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रिंसिपल क्या है, एट रेजोनेंस इन एसी सर्किट्स। सो हमें मालूम है एट रेजोनेंस में आई एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो जो हमारा इम्पीडेंस है जेड वो किसकी इक्वल आता है, आर। तो जो करंट होगा एट रेजोनेंस वो किसके इक्वल आ जाएगा, वी आर एम एस अपॉन आर। देखिए अगर कोई पर्सन यहाँ से गो थ्रू हो रहा है, उसके पास कोई मेटल पीस नहीं है, तो ये हमारा जो करंट है एट रेजोनेंस ये चेंज नहीं होगा। इसके कारण गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। अगर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही तो ये अलार्म को भी कोई भी सिग्नल नहीं भेज पाएगा, क्लियर। सो हमारा अलार्म साउंड इमिट नहीं करेगा। बट जब कोई पर्सन कोई मेटल पीस लेके जा रहा होगा इस डोरवे से, तो हमारे इंडक्टर का इंडक्टेंस मींस एल इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है जैसे कोई मेटल पीस इंडक्टर में रखते हैं तो उसका इंडक्टेंस बढ़ जाता है। एल बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारा एक्सएल भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि मालूम है एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। सो हमारा एक्सएल भी इंक्रीज़ कर जाएगा। जैसे ही एक्सएल इंक्रीज़ करा तो हमारे पास करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। व्हेन अ मेटल एंटर्स इन अ इंडक्टर, हमारा एक्सएल इंक्रीज़ हो गया जैसे हमने ऊपर देखा था, एंड इंडक्टेंस इंक्रीज़ होने से हमारा इम्पीडेंस जेड भी इंक्रीज़ हो गया। जैसे ही जेड इंक्रीज़ होगा तो हमारा जो करंट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, जो आप कह सकते हैं हमारा करंट चेंज हो जाएगा, क्लियर। जैसे ही हमारा करंट चेंज हुआ तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। वो डिफ्लेक्शन अलार्म को अलर्ट कर देगी और वो साउंड इमिट करेगा। सो दिस इज़ आवर प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर डोरवेज एट एयरपोर्ट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। इसकी स्टेटमेंट, हमारे पास 100 ओम का एक रजिस्टर है जिसको हमने कनेक्ट किया है 220 वोल्ट सप्लाई के साथ एंड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 50 हर्ट्स। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ए पार्ट में एंड बी पार्ट में हमें फाइंड करना है नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। सो ए पार्ट में हमें मालूम है आई आर एम एस मीन्स इफेक्टिव करंट इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन रेजिस्टेंस। सो इफेक्टिव वोल्टेज भी गिवन है 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है 100 ओम। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करें, 0 से 0 कैंसिल और 10 से 22 को डिवाइड करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.2। सो हमारा आई आर एम एस इफेक्टिव करंट इन दिस सिस्टम आ जाएगा 2.2 अम्पियर। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ ए पार्ट। अब बी पार्ट भी देख लेते हैं। अब पावर कंजम्पशन ओवर अ फुल साइकिल, तो पी एवरेज हमारे किसके इक्वल होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। जो हमारा फाई होता है वो फेस एंगल है। अब देखिए जो ये मेरा सिस्टम है ये प्योर रेजिस्टेंस सिस्टम है, तो इसमें मेरे पास वोल्टेज और करंट आप कह सकते हैं इन फेस होता है, इन फेस। तो मेरे पास फाई की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 0 डिग्री। अगर फाई 0 डिग्री आ गई तो मेरे पास कॉस फाई क्या बन गया, 1। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो पी एवरेज वी आर एम एस 220, आई आर एम एस हमें 2.2 निकाला था एंड कॉस फाई की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, 1। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 484 वाट। तो हमारी पावर आ गई आ कंप्लीट साइकिल 484 वाट। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। इसमें मेरे पास दो पार्ट हैं, ए एंड बी पार्ट। ए पार्ट में मुझे पूछा गया है कि व्हाट इज़ आरएमएस वोल्टेज। हमें गिवन क्या है, पीक वोल्टेज गिवन है और आरएमएस वोल्टेज फाइंड करनी है। इस तरह बी पार्ट में मुझे पूछा गया है कि मुझे फाइंड करना है पीक करंट। गिवन क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो इसे सॉल्व करते हैं। सो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक वोल्टेज भी कहते हैं, इसकी वैल्यू कितनी थी, 300 वोल्ट। सो हमें एक रिलेशन मालूम है, जो मैक्सिमम वोल्टेज है या पीक वोल्टेज है वो किसकी इक्वल होती है, √2 वी आर एम एस यानी कि इफेक्टिव वोल्टेज के। सो यहाँ से मैंने क्या निकालना है, वी आर एम एस। तो वी आर एम एस मेरे किसकी इक्वल आ जाएगा,
मैक्सिमम वोल्टेज या पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। सो मैक्सिमम वोल्टेज और पीक वोल्टेज की वैल्यू हमें गिवन है 300 वोल्ट, डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। अगर इसमें सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 212.16 वोल्ट। तो हमारी VRMS आ गई है 212.16 वोल्ट। सो दिस इज आंसर ऑफ ए पार्ट। इसी तरह बी पार्ट देख लेते हैं। सेम हमारे पास जो मैक्सिमम करंट है, पीक करंट है, वो किसके इक्वल होता है √2 इंटू IRMS इफेक्टिव करंट के। तो यहाँ पे हमें पूछा ही गया है कि हमें मैक्सिमम करंट या पीक करंट निकालना है। सो √2 की वैल्यू 1.414, IRMS की वैल्यू गिवन है 10 एम्पियर। सो इंटू 10, इसे सॉल्व करूँ ये मेरे पास आ जाएगा 14.14 एम्पियर। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर सेकंड पार्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। इसकी स्टेटमेंट में मेरे पास एक इंडक्टर दिया हुआ है जिसकी इंडक्टेंस भी हमें गिवन है 44 मिली हेनरी। सो जो इंडक्टेंस है उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है हेनरी। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। तो अब ये मेरी SI यूनिट बन गई है और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ। जो ये वोल्टेज होती है ये RMS इफेक्टिव वोल्टेज कहते हैं इसको, एंड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है यहाँ, इसे हम F से डिनोट कर देते हैं 50 हर्ट्स। तो हमें फाइंड क्या करना है IRMS वैल्यू ऑफ करंट, मतलब हमें इफेक्टिव करंट को फाइंड करना है इन दिस सर्किट। IRMS का फार्मूला होता है VRMS अपॉन रजिस्टेंस, या आप कह सकते हैं यहाँ सिर्फ एक इंडक्टर है तो यहाँ पे मेरे पास आ गया XL। क्लियर। सो फर्दर XL हमारा किसके इक्वल होता है ओमेगा इंटू L, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 2πf। अब L तो हमारे पास पहले से ही था, ठीक है। अब यहाँ सिर्फ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, F की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 50 इंटू L 44 इंटू 10⁻³ तो अब देखिए 2 एंड 50 कितना बन गया 100। सो 10⁻²। तो इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ 10⁻², ताकि ये मेरे पास कितना बन जाए 10⁻³ इंटू 10⁻², 10⁻⁻1। अब मेरे पास क्या बच गया 3.14 एंड 44। अगर 3.14 को मैं 44 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 138.16। अब मेरे पास क्या बचा था 10⁻⁻1। XL इज इक्वल टू, अब इसमें फर्दर सॉल्व करूं 13.81 ओम। दिस इज माई इंडक्टिव रिएक्टेंस, और सिंपली आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर। क्लियर। तो XL आ गया, ऊपर यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो माई IRMS इज इक्वल टू VRMS की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 220 अपॉन 13.81। तो इसमें सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 15.93 एम्पेयर। तो इसे मैं राउंड ऑफ करके भी लिख लेता हूँ। सो ये मेरे पास आ जाएगा 15.9 एम्पेयर। सो दिस इज आवर आंसर, इफेक्टिव करंट इन द सर्किट। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। इसमें मेरे पास एक कैपेसिटर गिवन है जिसकी वैल्यू गिवन है 60 माइक्रोफैरड, एंड इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है 110 वोल्ट सप्लाई के साथ, एंड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 60 हर्ट्स। तो देखिए जब मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू 110 होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में 60 हर्ट्स ही होगी। अगर यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू 220 वोल्ट होगी तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास 50 हर्ट्स होगी। ये हमेशा इसी पेयर में चलते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में। तो हमें फाइंड क्या करना है RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन दिस सर्किट। सो वी नो डेट IRMS इफेक्टिव करंट की वैल्यू क्या आती है VRMS इफेक्टिव वोल्टेज अपॉन XC, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ कैपेसिटर गिवन है। नाउ IRMS इज इक्वल टू VRMS। अब हमें मालूम है XC की वैल्यू किसकी होती है 1/ωc। ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, C फॉर कैपेसिटेंस। अगर इसमें फर्दर सॉल्व करूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा VRMS इंटू ओमेगा इंटू C, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो अब IRMS VRMS ओमेगा फर्दर हमें मालूम है किसके इक्वल होता है 2πf C एज सच आ गया। अब हमें सभी की वैल्यू मालूम है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो माई IRMS इज इक्वल टू VRMS की वैल्यू 110, 2 पाई की वैल्यू 3.14, F हमारे पास था 60, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी थी हमारे पास 60 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए यहाँ पे मेरे एक जीरो है, एक जीरो यहाँ से कट गई, 3 जीरो यहाँ से मेरी सीधी कट गई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था 10⁻⁻6, तो ये मेरे 3 जीरो के कारण क्या आ जाएगा 10⁻⁻3। अब मेरे पास क्या क्या बचा मल्टीप्लाई करने के लिए 11 इंटू 2
इंटू 3.14, 6 इंटू 6, ये 36 लिख लेते हैं, इंटू 10⁻⁻3। अब इसमें फर्दर सॉल्व करूँ तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 2486.88। तो साथ में क्या है 10⁻⁻3। इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें, 10⁻3 को मैं लेके आऊँ 1 2 3 डिजिट यहाँ ले आऊँ, सो 2.4। अब इन्हें अगर मैं राउंड ऑफ करूँ यहाँ से तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 9 एम्पियर। सो दिस इज माई वैल्यू ऑफ इफेक्टिव करंट या IRMS इन द सर्किट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.5। इसमें हमें कहा गया है कि जो पीछे हमने एक्सरसाइज 7.3 एंड 7.4 देखी थी उन सर्किट में अब मुझे क्या फाइंड करना है, नेट पावर अब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एंड हमें अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 में मुझे एक इंडक्टर गिवन है विद AC सर्किट। सो हमें मालूम है पावर अब्जॉर्ब्ड हम इसे कहते हैं एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय V इंटू आई कॉस फाई। फाई इज आवर फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इस केस में मेरे पास इंडक्टर है तो मुझे मालूम है इन इंडक्टर वोल्टेज एंड करंट में जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। क्लियर, तो आप फिगर 7.6 से देख सकते हो बिटवीन V एंड I जो मेरे पास एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। क्लियर, तो इसमें मेरे पास जो करंट फेसर है या करंट की वैल्यू है इस π/2 और 90 डिग्री बिहाइंड द वोल्टेज ऑफ V होती है। क्लियर, यहाँ पे मेरे पास करंट 90 डिग्री पीछे चलता है। तो इस केस में मेरे पास फाई की वैल्यू कितनी आएगी π/2 और आप कह सकते हैं 90 डिग्री। तो हमें मालूम है cos π/2 इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म होगी मेरी कंप्लीटली 0, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग बिकेम 0। सो P एवरेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल हम कह सकते हैं कितना आ रहा है 0। क्लियर, अब इसी तरह हम एक्सरसाइज 7.4 देख लेते हैं। तो इसमें मुझे क्या था, कैपेसिटेंस गिवन है जो कि AC पावर से कनेक्टेड है। तो सेम वे इसी में भी मेरे पास इसमें भी मेरे पास वोल्टेज और करंट में जो एंगल आ रहा है फाई वो कितना है 90 डिग्री। सो हमें मालूम है P एवरेज ओवर अ कंप्लीट साइकिल किसके बराबर होता है V इंटू आई इंटू कॉस फाई। सो सेम वे से हमारी फाई किसके इक्वल हो गई यहाँ पे π/2। क्लियर, सो π/2 कॉस π/2 हमें मालूम है किसके इक्वल होता है 0 के। सो ये होल टर्म क्या बन जाएगी 0। सो मैं P एवरेज ये भी कितनी आ गई 0। सो हमें मालूम है जो फेसर डायग्राम है एट एनी इंस्टेंट जो मेरा करंट है वो 90 डिग्री या π/2 अहेड होता है वोल्टेज के। क्लियर, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.6। इसकी स्टेटमेंट में मेरे पास एक चार्ज्ड कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस भी गिवन है 30 माइक्रोफैरड, एंड यहाँ पे मुझे एक इंडक्टर भी गिवन है जिसकी इंडक्टेंस भी हमें गिवन है 27 मिली हेनरी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कैपेसिटेंस को मैं SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो हमें मालूम है फैराडे इज SI यूनिट, सो ये आ गया मेरा 13 × 10⁻⁻6 फैराडे। इसी तरह जो हमारा इंडक्टेंस है उसकी भी SI यूनिट होती है हेनरी, तो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 27 × 10⁻³ हेनरी। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ऑफ फ्री ऑक्सीलेशन ऑफ द सर्किट। तो हमें मालूम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, एंड अब यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है फ्री ऑक्सीलेशंस। अब फ्री ऑक्सीलेशंस या अदर वर्ड में हम इसे कह देते हैं अनडैम्प्ड ऑस्किलेशंस। इसका क्या मतलब होता है कि इस सर्किट में अब मेरी कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही। यहाँ पे मेरे पास 100% कन्वर्जन हो रहा है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विदाउट एनी लॉस। क्लियर, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है फ्री ऑक्सीलेशंस, तो इस कारण हमारा यहाँ पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम समझ लेते हैं। देखिए ये मेरे पास कैपेसिटर है जो पहले से चार्ज था, ठीक है, एंड हमें एक इंडक्टर दिया हुआ है जिसकी इंडक्टेंस भी हमें गिवन है ऊपर। क्लियर, अब देखिए इस सर्किट को विद द हेल्प ऑफ की मैं ऑन कर रहा हूँ, तो जो मेरे पास कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगी इन इंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, जैसे ही मेरा कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, साथ में यहाँ पे मेरे पास जो फुली मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी इस इंडक्टर में, वो अब इस सर्किट को दोबारा से चार्ज करना शुरू कर देगी, मतलब कैपेसिटर को दोबारा से चार्ज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये सिलसिला या आप कह सकते हैं साइकिल्स चलता ही रहेगा। ठीक है, पहले कैपेसिटर में मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आई, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड बनी,
तो मैग्नेटिक फील्ड ने फिर इस कैपेसिटर को चार्ज किया, तो इसी कैपेसिटर ने फिर इंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड दी, तो इसी इंडक्टर ने फिर कैपेसिटर को इलेक्ट्रिकल फील्ड दी। ये सिलसिला इस तरह चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन थी फ्री ऑक्सीलेशंस। तो अब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं इस सिस्टम की। सो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 1/√L इंटू सी। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास L की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, एंड C की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। सो माई L इज 27 इंटू 10⁻³ इंटू, अब मेरे पास C 30 इंटू 10⁻⁻6। तो इसे फर्दर सॉल्व करें। माई ओमेगा इज इक्वल टू 1 तो देखिए अगर मैं 27 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आता है 81। अब देखिए यहाँ पे एक जीरो बच गई, ये पॉजिटिव है, और ये 10⁻⁻3 10⁻⁻6, तो ये बन गया -9, और एक पॉजिटिव की है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻8। तो इसे मैं फर्दर फैक्टराइज करूँ, देखिए यहाँ पे अंडर रूट है, तो मैं इसे फैक्टराइज इस तरह से कर रहा हूँ कि मेरा अंडर रूट खत्म हो सके। सो 81 हमें मालूम है 9 इंटू 9 81। अब 10⁻⁻8, सो इसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ पे मेरे पास एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। सो माई ओमेगा इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻⁻4। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 10⁻4। सो 10⁻4 ऊपर हो गया, एंड नीचे क्या बच गया सिर्फ 9। तो इसे मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1111.11 रेडियंट पर सेकेंड। तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। सो माई ओमेगा कम्स आउट टू 1.11 इंटू 10⁻³ रेडियंट पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑस्किलेशंस फॉर दिस सर्किट। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.7। इसकी स्टेटमेंट में मेरे पास एक LCR सर्किट है, और जिसमें मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 20 ओम, एंड इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है L 1.5 हेनरी, एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू भी गिवन है 35 माइक्रोफैरड। और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सोर्स के साथ, ठीक है, जिसमें मेरे पास वोल्टेज की वैल्यू भी गिवन है, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव वोल्टेज या VRMS। उसकी वैल्यू है 200, और हमें पूछा क्या गया है कि व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, क्लियर, जो हमारी AC पावर सोर्स है इसकी सप्लाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, तो हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन थी सप्लाई फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है, एट रेजोनेंस, क्लियर, एट रेजोनेंस हमारी कंडीशन गिवन है। सो एट रेजोनेंस हमें मालूम है इम्पीडेंस Z वो किसके इक्वल होता है, R के, क्लियर। तो अब यहाँ से देख सकते हैं ये मेरा पूरा का पूरा सर्किट ही अब प्योर रेजिस्टेंस सर्किट बन गया एट रेजोनेंस, क्लियर। सो यहाँ पे हमें मालूम है पावर इन अ कंप्लीट वन साइकिल, इसे हम P एवरेज से डिनोट कर लेते हैं, ओवर अ वन कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब देखिए इस इक्वेशन में मुझे IRMS की वैल्यू निकालनी है एंड cos फाई की वैल्यू निकालनी है। सो मुझे मालूम है माई IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z। तो देखिए अब एट रेजोनेंस हमें मालूम है Z इज इक्वल टू R, तो माई IRMS बिकेम VRMS अपॉन R। तो इसी तरह हमें मालूम है cos फाई पावर फैक्टर किसके इक्वल होता है, R अपॉन Z। तो सेम वे से एट रेजोनेंस हमारा Z किसके इक्वल हो गया, R के, सो R डिवाइडेड बाय R, तो ये बन गया इज इक्वल टू 1। तो यही वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस इक्वेशन में। सो माई पावर इज इक्वल टू VRMS, IRMS की वैल्यू अब क्या आएगी, VRMS अपॉन R, इसकी वैल्यू, और cos की वैल्यू हमें फाई की वैल्यू निकाली थी अभी 1। जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरी पावर इन अ वन साइकिल बिकेम्स VRMS का स्क्वायर अपॉन R। तो VRMS की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 200, और R की वैल्यू भी गिवन है 20। सो 200 का हमने स्क्वायर करना था। सो माई एवरेज पावर इन वन कंप्लीट साइकिल बिकेम, अगर मैं 200 का स्क्वायर करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 40,000 डिवाइडेड बाय 20। सो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी। इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 2000। सो एवरेज पावर इक्वल टू 2000 वाट, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2
किलोवाट। दिस इज आवर आंसर। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 7.8। इसमें मेरे पास एक फिगर है, फिगर का नंबर है 7.17, तो आपको यहाँ शो हो रही होगी। इसमें मेरे पास सीरीज में एक एलसीआर सर्किट है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स की वो है वेरिएबल, एंड वोल्टेज भी हमें गिवन है, इफेक्टिव वोल्टेज 230 वोल्ट, एंड हमें इंडक्टेंस की वैल्यू भी गिवन है 5 हेनरी, एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू भी गिवन है 80 माइक्रोफैरड, एंड रेजिस्टेंस की भी वैल्यू गिवन है 40 ओम्स। तो हमें इस सर्किट में क्या क्या फाइंड करना है? फर्स्ट थिंग हमें फाइंड करना है सोर्स फ्रीक्वेंसी विद ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल थी, तो हमने चेक करना है कि किस फ्रीक्वेंसी पे ये हमारा सर्किट रेजोनेंस में आ जाए। बी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम करंट इन द सर्किट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। उसी फ्रीक्वेंसी पे हमने इसे फाइंड करना है। सी पार्ट में हमें फाइंड क्या करना है? आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट्स। रजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस हमें फाइंड करना है आरएमएस या इफेक्टिव वोल्टेज ड्रॉप, और ये भी शो करना है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड इंडक्टर है उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा? 0 एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो हमें मालूम है एट रेजोनेंस हमारा एक्सएल इज इक्वल टू एक्स ही होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्सएल किसके होता है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू एल इज इक्वल टू एक्स ही हमारे किसके ऊपर होता है? 1/ओमेगा इंटू सी। तो यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ओमेगा क्रॉस मल्टीप्लाई तो ओमेगा स्क्वायर 1/LC। सो माई ओमेगा comes out 1/√LC। सो दिस इज माई फार्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस। तो आप इसको सीधा भी याद रख सकते हैं ओमेगा निकालने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एल और सी मुझे क्वेश्चन में गिवन है। सो माई ओमेगा इज इक्वल टू 1/√। एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 हेनरी। 5 इंटू कैपेसिटेंस की हमारे पास कितनी वैल्यू है? 80 इंटू 10⁻⁻6 फैराडे, क्योंकि फैराडे ही हमारी एसआई यूनिट होती है। क्लियर? तो इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो माई ओमेगा इज इक्वल टू 1। अब 5 इंटू 80 ये मेरे पास कितना होगा? 400। सो इट बिकेम 400 एंड 10⁻⁻6। इसे मैं फर्दर सॉल्व करूँ, सो माई ओमेगा इज इक्वल टू 1/√। अब देखिए 400 को मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 20 फैक्टराइज करके, एंड 10⁻⁻6 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻⁻3। सो यहाँ पे मेरे पास पेयर आ गया 20 का एंड 10⁻³ का पेयर आ गया। सो माई ओमेगा क्या आ जाएगा? 1/20 इंटू 10⁻⁻3। तो जो 10⁻⁻3 है ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। सो माई ओमेगा इज इक्वल टू 10⁻³ ऊपर जाके, नीचे क्या बचा? सिर्फ 20। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास कितना आता है? 1 2 3 0 अपॉन 20। सो 1 0 से कैंसिल। अब 2/100 तो ये मेरे पास आ जाएगा 50। क्लियर? सो माई ओमेगा याद रखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 50 रेडियन पर सेकेंड। तो एनसीईआरटी में इसे ही निकाला गया है। क्लियर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, जो आपको पीछे आंसर दिखेगा, बट यहाँ से हम सिंपल फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। सो मुझे मालूम है ओमेगा 2πf, एफ इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से अगर मैं एफ निकालूँ तो किसकी करा जाएगी? 50/2, पाई की वैल्यू 3.14। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.96, या आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 8 हर्ट्स। क्लियर? तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली है एट रेजोनेंस, और या आप कह सकते हैं हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली है एट रेजोनेंस। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। अब बी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था? फर्स्ट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखिए जैसे हमें मालूम है एट रेजोनेंस एक्सएल इज इक्वल टू एक्स ही होता है। तो इस कंडीशन के कारण जो हमारा जेड इम्पीडेंस का फार्मूला होता है इन एलसीआर सर्किट वो होता है R² प्लस √XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जब मेरा XL XC बराबर आ गया तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, स्क्वायर से √ खत्म हो गया। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ मेरे जो इम्पीडेंस है वो किसकी इक्वल आ जाता है? रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 40 ओम्स, तो मेरा इम्पीडेंस की भी वैल्यू आ गई 40 ओम्स। सो दिस इज आंसर ऑफ इम्पीडेंस इन पार्ट बी। और पार्ट बी में हमें एक और चीज़ पूछी गई है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, मतलब आई मैक्स हमें फाइंड करने को कहा गया है। क्लियर? बट हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया था? VRMS, इफेक्टिव वोल्टेज दी हुई थी।
वी नो डैट आई मैक्सिमम के लिए हमें वोल्टेज भी मैक्सिमम चाहिए, वी मैक्सिमम अपॉन जेड। तो एट रेजोनेंट हमारी कंडीशन थी जेड इक्वल टू आर होता है, सो इसे मैं लिख सकता हूँ वी एम अपॉन आर। सो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मालूम है, मैक्सिमम वोल्टेज इज इक्वल टू √2 टाइम्स टू इफेक्टिव वोल्टेज या वी आर एम एस कह सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो माई आई एम मैक्सिमम करंट किसकी इक्वल आ जाएगा, √2 वी आर एम एस अपॉन आर। तो यहाँ पे हमें सभी वैल्यूज मालूम है। सो √2 की वैल्यू 1.414, वी आर एम एस हमें क्वेश्चन में ही गिवन था 230 वोल्ट, आर हमारे पास था 40, एक जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो जो मेरे पास मैक्सिमम करंट इन अ सर्किट आ रहा है 8.13 एम्पियर। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। क्लियर। अब सी पार्ट भी देखते हैं। सी पार्ट में हमें क्या पूछा गया था, आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे भी मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप वी आर एम एस, ठीक है। रेजिस्टेंस के है तो आर से डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे फाइंड करना है, तो इसको कह देता हूँ वी आर एम एस अक्रॉस कैपेसिटर, और इसके अकॉर्डिंग इंडक्टर के, सो इसे कह सकते हैं वी आर एम एस अक्रॉस एल या इंडक्टर। तो यहाँ से हम इसको ये नाम दे लेते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। सो सी पार्ट, अब मेरा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, इसका फार्मूला क्या होता है, वेरी सिंपल, आई आर एम एस इंटू रजिस्टेंस। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है, जो हमने पहले निकाला था, दिस इज आवर एम्पलीट्यूड करंट, मतलब मैक्सिमम करंट या पीक करंट कह सकते हैं। तो मुझे मालूम है जो मैक्सिमम करंट है वो √2 टाइम्स होता है आई आर एम एस। क्लियर, जैसे वोल्टेज के लिए भी यही फार्मूला होता है। सो यहाँ से मैं आई आर एम एस निकाल लेता हूँ। सो माई आई आर एम एस किसकी इक्वल आ गया, मैक्सिमम करंट अपॉन √2। सो यहाँ से आई आर एम एस मैक्सिमम करंट कितना था मेरे पास, 8.13 डिवाइडेड बाई 1.414। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 5.749 एम्पियर। सो दिस इज माई आर एम एस। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सिंपली। सो माई आर एम एस की वैल्यू कितनी आएगी, 5.749 इंटू रजिस्टेंस हमारी कितना था क्वेश्चन में, 40। अब इसको मैं सॉल्व करूं, सो ये मेरे पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस आ रहा है 230 वोल्ट। क्लियर। सो दिस इज आवर वोल्टेज ड्रॉप। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जितनी मेरी टोटल वोल्टेज थी, सोर्स वोल्टेज कहते हैं जिसको, वो यहीं पे 230 वोल्ट की इक्वल आ गई है। क्लियर। सो अब मैं इसी तरह अब निकालता हूँ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। सो एल से डिनोट कर लेते हैं। तो ये किसकी इक्वल होता है हमारा, आई आर एम एस सेम इंटू एक्सएल। क्लियर, क्योंकि रेजिस्टेंस इन केस ऑफ इंडक्टर हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो एक्सएल की इक्वल होता है। फर्दर एक्सएल की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो हमें मालूम है एक्सएल किसकी इक्वल होता है। सो आई आर एम एस एक्सएल की वैल्यू ओमेगा इंटू एल, जैसे हमने ओमेगा भी निकाल लिया था, एल भी क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पे सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो माई आई आर एम एस कितना था, 5.749 इंटू ओमेगा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 50, एंड एल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 5 हेनरी। तो इसे मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, 1437 वोल्ट। क्लियर। सो दिस इज माय पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। सो दिस इज आवर आंसर। अब इसी तरह मैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर निकाल लेता हूँ। सी अभी फार्मूला आई आर एम एस इंटू एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सो आई आर एम एस की वैल्यू मुझे मालूम ही है 5.749, एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा सी। तो फर्दर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो 5.749 इंटू 1/ओमेगा की वैल्यू 50, एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 80 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करूँ तो जो मेरी पोटेंशियल ड्रॉप है ये भी आ रहा है 1437 वोल्ट के इक्वल ही आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है एट रेजोनेंट एक्स एल इजिकल टू एक्स सी होता है। क्लियर। सो ये भी मेरा इक्वल आएगा। ओके, सो माई वी आर एम एस अक्रॉस कैपेसिटर, उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 1437। सो दिस इज आवर
आंसर। बट सी पार्ट में हमें कुछ और भी फाइंड करने को कहा गया है, लाइक कि शो डैट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एलसी कॉम्बिनेशन इज ज़ीरो एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि सी पार्ट देखते हैं। देखिए जो मेरी सोर्स वोल्टेज थी वो तो इसी से मेरे पास आ गई थी, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें यहीं से दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, क्योंकि ये हमें मालूम भी है कि ये दोनों ऑपोजिट नेचर में काम करते हैं, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। बट हम इसको एक फेसर डायग्राम की मदद से और समझते हैं। सो ये मेरा फेसर आ गया, वी आर एंड आई इन अ सेम डायरेक्शन। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, जो मेरा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो ये हमेशा ही एक दूसरे में माइनस होते हैं। बट एट अ रेजोनेंस जो मेरी वी सी की वैल्यू है वो वी एल के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो ये माइनस होते हैं आपस में, तो ये दोनों ही मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।